नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ लाउड एंड क्लियर की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां हाथरस हादसे को लेकर सबसे पहले 10 बड़े खुलासे आपके सामने, क्योंकि भोले बाबा पर 10 बड़े खुलासों के साथ आज लाउड एंड क्लियर की करेंगे शुरुआत। और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ किस तरीके से लिया जाएगा एक्शन, इसकी एक एक डिटेल होगी, क्योंकि खुद को नारायण का अवतार बताता था बाबा। आपको बता दें, पानी से बीमारी का इलाज करने का दावा करता था बाबा। बाबा दावा करता था कि उसमें प्रलय लाने की ताकत है। आश्रमों की फ्रेंचाइजी भोले बाबा की तरफ से बांटी जाती थी। बाबा के आश्रम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी थी। सुरक्षा के लिए भी बाबा ने जिस तरीके से महिला ब्रिगेड बनाई थी, उसको लेकर भी बड़ा खुलासा आपके सामने होगा। सुरक्षा कर्मियों को खास ड्रेस पहनने के जो निर्देश थे, उसको लेकर बड़े खुलासे। साथ ही बाबा के साथ जो महिला सत्संग में बैठी दिखती हैं, वो रिश्ते में मामी है। आपको यह भी बता दें कि 1997 में यौन शोषण के आरोप में बाबा जेल गया था, और 1997 से पहले यूपी पुलिस में नौकरी करने वाले भोले बाबा को लेकर 10 बड़े खुलासों के बारे में एक एक जानकारी अब से थोड़ी देर में आपके सामने। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे में 121 निर्दोष लोगों की जान गई है और जिम्मेदार बाबा फरार है। उसकी तलाश जोर शोर से हो रही है। लेकिन सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर पिछले 15 घंटों में जो खुलासे हुए, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। भोले बाबा का रहस्य लोग चौंकाने वाला है। करीब 25 साल से भोले बाबा गरीबों वंचितों को बेवकूफ बनाता रहा। पानी से इलाज करने का झांसा देकर बाबा ने साम्राज्य कैसे खड़ा किया, उसको लेकर भी होगा खुलासा। उसके आलिशान आश्रम की इस बात की गवाही देते हैं कि बाबा ने धर्म का ऐसा इस्तेमाल किया कि वो कुछ साल में ही आम आदमी से कैसे भगवान बन गया। उसी को लेकर होंगे अब बड़े खुलासे आपके सामने, क्योंकि अब हाथरस वाले बाबा साकार हरि पर पहला बड़ा खुलासा, जहां TV9 पर बाबा का एक और वायरल वीडियो भी आ गया है सामने। और बाबा सत्संग में आर्टिफिशियल बिजली कैसे गरजाता था, वो तस्वीर अब आपके सामने। मंच पर आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र धारण किया, वो देखिए तस्वीर अब आपके सामने। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। शुद्ध का जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राप्त हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, और मैं रहता दम दूर सकता। मैं विष्णु यात्रा संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ। अन्य अधर्म का नाश करूंगा, नाश करूंगा, और मानवीय धर्म धारण कराने के लिए सद्धर्म की स्थापना करूंगा। और अब बाबा की आर्मी पर खुलासा। बाबा के पास 3 तरह के सेवादारों की आर्मी है। आपको बता दें, महिला सेना जो कि पिंक ड्रेस में नजर आती हैं, बाबा के निजी गार्ड की काली ड्रेस कोड और खाकी सफेद वर्दी में बाबा की तीसरी सेना की भी तस्वीर आपके सामने होगी। बाबा के भक्तों में सबसे ज्यादा महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। हालांकि ये आपको हम बता दें कि जिस तरीके से बाबा की ये पूरी नारायणी सेना है, इसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बाबा के पास 3 तरह के सेवादारों की पूरी आर्मी मौजूद थी। और आर्मी में शामिल होने के लिए कहता था बाबा, सत्संग में आए भक्तों से अपील करता था। तो अब जिस तरीके से अपने साथ लोगों को जोड़ने की ये कोशिश करता था, लोगों को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश करता था, उसमें अपनी सेना में, मतलब अपने साथ लोगों को जो सत्संग में भीड़ आती थी, उनसे भी जुड़ने की अपील करता था। साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। आपने दुनिया में किसी का सहारा लिया, मदद नहीं मिली, पलट दबाया गया, लूटा गया, दुर्व्यवहार किया गया होगा, तब आपने राइफल पकड़ी होगी, बंदूक पकड़ी होगी, बेहड़ में छलांग लगाई होगी। आज उस तरफ मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। साकार हरि परमात्मा का सहारा लो। जो साकार हरि परमात्मा का सहारा ले लेता है, वो कभी
बुरी सोच नहीं रखता, बुरे कर्म नहीं करता, बुराइयों की तरफ नहीं जाता, व्यसनों में नहीं डूबता। तो कैसे आर्मी में शामिल होने को बाबा कहता था, लेकिन अब भोले बाबा के इसी रहस्य लोक को लेकर भी बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि यहां आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे पानी से बीमारी के इलाज की बात बाबा करता था। समागम में पानी बांटा जाता था और पानी के लिए भक्त जिस तरीके से जद्दोजहद करते थे उसको लेकर भी खुलासे हुए। भक्तों का विश्वास पानी से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा को मनाने वालों में महिलाएं भी सबसे ज्यादा बताई जाती हैं। तो बाबा को लेकर जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब पानी भोले बाबा के इस रहस्य लोक में बाबा को मनाने के लिए महिलाएं तो शामिल होती थी, लेकिन भक्तों का यह विश्वास था कि पानी से उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो हाथरस में हादसे के दिन के प्रवचन का अब ऑडियो भी सामने आया है और ये बात आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ऑडियो में मैनपुरी में होने का दावा किया जा रहा है और 26 साल में दान पात्र नहीं होने का दावा। सुनिए क्या कहा। अभी हमारा आना हुआ मैनपुरी में विश्वमान्य प्रवास है। मासे चले तो धूप नाम की चीज नहीं, यहाँ पहुंचना हुआ, धूप के भी दर्शन हो रहे हैं। अपनाना नहीं चाहिए, ये भी परमात्मा की देन है, ये किसी आदमी की देन नहीं है, इसलिए अपनाना नहीं चाहिए, विस्मृत नहीं होना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, तो कितना सहज है और सरल कर दिया। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजबूती से करो, परिवार का लालन पालन करो। इस मानवमंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, किसी को नर नारी की निगाह से नहीं देखा जाता है। इस मानवमंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई भेद नहीं होता है। हम कोई बनावटी बातें नहीं कर सकते, जो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। 26 साल हो गए, हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया, किसी के साथ से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हम नहीं लेते, तो हम आपको धोखा क्यों नहीं देंगे। हादसे के दिन के प्रवचन की बात आपने सुनी, लेकिन हादसे के बाद बाबा की फरारी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब बाबा पर अब तक 5 मामले दर्ज हैं। एक और जानकारी आपके सामने इस बाबा को लेकर, क्योंकि 1997 में यौन शोषण का मुकदमा इन पर दर्ज हुआ। 2000 में आगरा में पाखंड फैलाने का केस और साथ ही मृत लड़की को जिंदा करने का जो दावा किया गया। आगरा, इटावा, कासगंज, दौसा, फर्रुखाबाद में FIR को लेकर ये बड़ा खुलासा। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां हाथरस हादसे में ही SDM ने DM को रिपोर्ट दे दी है और बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों ने ही धक्का मुक्की की, काले कपड़े पहने गार्ड्स ने धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ की रिपोर्ट को लेकर इस वक्त और जानकारी मेरे सहयोगियों से लूं, उससे पहले अब देखिए किस तरीके से इस पूरी ब्रिगेड को लेकर जिस तरीके से खुलासे हुए, जो जिम्मेदारियां आयोजन के दौरान जिनकी होती है उनको लेकर भी अब हाथरस हादसे में SDM ने DM को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके जरिए बड़े दावे और बड़ा खुलासा हो रहा है, क्योंकि बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी इसके लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। सुरक्षाकर्मियों ने जिस तरीके से धक्का मुक्की की वो बात उसमें कही गई है। काले कपड़े पहने गार्ड ने धक्का मुक्की की है और बाबा की ये जो पूरी हम आपको बता रहे हैं 3 तरह की आर्मी मौजूद होती है, उसी के तहत आप जानिए कि किस तरीके से महिला सेना जो कि पिंक ड्रेस में होती है और कुछ ऐसे सिक्योरिटी जो कि ब्लैक सफारी में होते हैं, पुरुष सुरक्षाकर्मी जिनका ड्रेस कोड ब्लैक सफारी है, उसी के बारे में ये जानकारी इस रिपोर्ट में भी सामने आ रही है कि काले कपड़े पहने गार्ड ने ही धक्का मुक्की की और धक्का मुक्की के बाद भगदड़ की रिपोर्ट। अब 2 वीडियो एक साथ हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे बाबा के काले कपड़े वाले सुरक्षाकर्मी हर सत्संग में खौफ फैलाते हैं। एक तरफ बाबा के पुराने प्रवचन की यह तस्वीर आपके सामने है, दूसरी तरफ बाबा का यह पूरा काफिला। बाबा के काफिले के चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का बकायदा एक घेरा होता है और काले कपड़े वाले गार्ड्स ने ही कल ऐसी भगदड़ मचाई
कि 121 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अभी जो काले कपड़ों वाले कमांडोज को लेकर बात सामने आ रही है, बाबा की ये जो पूरी ब्रिगेड है, बाबा के काले कपड़े वाले कमांडोज ने जिस तरीके से ये मृत्यु लोक बनाया, वही इंफॉर्मेशन हाथरस एसडीएम की रिपोर्ट में क्या क्या है ये जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि प्रवचन के दौरान ही जिस तरीके से बाबा के आने जाने का जो पूरा रास्ता बनाया जाता है, उस दौरान लोग बेकाबू हो गए। हालांकि लोग डिवाइडर तोड़कर बाबा की गाड़ी के पीछे भी दौड़ने लगे। हालांकि ऐसी एक तस्वीर कुछ समय पहले की भी हमने आपको शुरुआत में दिखाई। काले कपड़े पहने वाले ये बाबा के जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। धक्का मुक्की से ही कई लोग उस वक्त नीचे गिर गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। भीड़ राहत पाने के लिए सामने खुले खेत की तरफ भागने की कोशिश करती, तभी खेत की ओर ढलान वाले रास्ते पर कुछ लोग फिसलने लग गए और भीड़ लोगों को कुचलते हुए इधर उधर भागने लगी। इस भगदड़ की चपेट में महिलाएं आई, बच्चे आए। नतीजा ये कि 121 लोग इस भगदड़ की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरे मामले पर हमारे तमाम सहयोगी लगातार पिछले कई घंटों से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। विपिन चौबे मेरे सहयोगी जो कि घटनास्थल पर पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया, वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इस बारे में लगातार रिपोर्ट्स हमें विपिन चौबे भेज रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा, हमारे रोविंग एडिटर, जो लगातार इस पूरे मामले पर किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्शन की बात कही जा रही है और कौन कौन से ऐसे लूपहोल्स हैं, इसके बारे में रिपोर्ट्स हमें पहुंचा रहे हैं। पंकज झा से भी इस बारे में बात करूंगी। मेरे सहयोगी पुनीत हमें लगातार पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में दायर हुई एफआईआर और एफआईआर में अज्ञात और क्योंकि इसमें बाबा का नाम नहीं है, इसको लेकर कौन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है, इस आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पुनीत से भी बात करूंगी। मेरे सहयोगी शिवांग सुबह से उस अस्पताल में मौजूद है, मैं कहूं पिछले कई घंटों से उस अस्पताल में मौजूद है जहां अभी तक लोगों का इलाज चल रहा था और यही वजह है कि आंकड़ा लगातार मौत का बढ़ता गया कि 121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पताल पहुंचे योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों के बारे में भी शिवांग से बातचीत करूंगी। साथ ही मेरे सहयोगी रजनीश उन जगहों पर जा रहे हैं जहां तक इस बाबा का जाल फैला हुआ है। जीत भाटी मेरे सहयोगी आगरा से भी मुझे ज्वाइन करेंगे और वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर बाबा का घर है। बाबा का घर भले ही बंद है, लेकिन दूर दूर से लोग उस घर को प्रणाम करने के लिए भी वहां पर आते हैं। तो हमारे सहयोगियों की पूरी टीम जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बाबा को लेकर बड़े खुलासे कर रही है, सबसे पहले विपिन मैं आपके पास आ रही हूं। विपिन, बहुत खास तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, हादसे की जगह से एक एक तस्वीर आपने हमें दिखाई है। फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए सुरभि, थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ के कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ यहाँ का दौरा किए हैं। वो इसी सड़क से उस पंडाल की तस्वीरें देखी जहाँ पर कल ये सत्संग हुआ था और यहाँ से लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख से ज्यादा पब्लिक इस पंडाल को पार करने के बाद जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ वहां पर आती है और उसके बाद यहाँ से बाबा का काफिला निकलता है। दोनों तरफ गाड़ियों का अंबार पहले से लगा होता है और इतनी भीड़ अचानक आती है, सड़क पे दबाव बढ़ता है, बाबा का काफिला गुजरता है और उसके बाद धक्का मुक्की होती है। लोग जान बचाने के लिए सड़क के उस तरफ भागते हैं और उस तरफ ये बड़ा हादसा हो जाता है। मैं आपको सड़क के उस तरफ भी ले चलने की कोशिश करता हूं और आप देखिए कि क्या हुआ था और वो जो कल घटना हुई है उसके निशान आज भी यहां पर मौजूद है। सामने ये देखिए पीली पट्टी आपको जो नजर आ रही है, ये वो क्राइम सीन है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और इसके साथ ही वो जो खेत नजर आ रहा है, सबकी मौतें यहीं पर हुई है। जान बचाने के लिए इसी खेतों की तरफ लोग भागे हैं, लोग गिरे हैं और एक दूसरे को कुचलते हुए जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान यह हादसा होता है और 122 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। देखिए कल शाम को एक कमेटी गठित की गई थी एडीजी की अध्यक्षता में, वो आज देर शाम अपनी रिपोर्ट दे देगी। एसडीएम अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। प्राइम ऑफिस ये आ रहा है कि अब रिपोर्ट की बात मैं आगे आपसे करूंगी विपिन, लेकिन एफआईआर को लेकर मैं सवाल करना चाहती हूं क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से एफआईआर में नाम ही नहीं है बाबा का। पंकज जी, सवाल आपसे एफआईआर के आधार पर और एफआईआर के आधार पर सवाल यह कि इन्हें बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, कौन बचा रहा है? देखिए, मैं अभी पुलिस विभाग के बहुत सीनियर अधिकारी से बात की, इस मामले में उनसे मिला तो उन्होंने कहा जो एफआईआर की कॉपी में जो आयोजक था जिसने ये पूरा प्रोग्राम आयोजन करवाया था, जो कल वहां पर घटना हुई थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
और जितने भी लोग वहाँ थे, चाहे वो चश्मदीद हो या जिनके घर परिवार के लोगों की मौत हुई है, उसमें से किसी ने भी बाबा के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। जब तक ये बात नहीं सामने आती है तब तक बाबा के खिलाफ मुकदमा नहीं बन सकता है। बाबा जो है वो मैनपुरी में अपने आश्रम में है, पुलिस का घेरा उसके आसपास है। जैसे ही कोई ऐसी तरह के मामला होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच में यूपी में जहाँ जहाँ पर बाबा के आश्रम है, वो नोएडा से लेकर मैनपुरी तक, उन सब की जांच शुरू हो गई है। पंकज जी, आपने बहुत बड़ी बात और खबर इस वक्त दी है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में है। क्या भगदड़ में लोगों के जान गंवाने के बाद पुलिस ने बाबा से भी कांटेक्ट किया? सवाल जवाब हुए? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हाँ, पुलिस सोर्सेज से ही हमें ये पता चला कि कल की घटना के बाद से वो मैनपुरी में ही अपने उसी आश्रम में ठहरा हुआ है जहाँ की बात, और जहाँ हमारे सहयोगी पुनीत खड़े हैं, इस बात की कंफर्मेशन यूपी पुलिस ने की है कि बाबा उसी आश्रम में है अभी। मैं आपके पास जल्द वापस लौटती हूं। अब भोले बाबा को लेकर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, एक और बड़ी खबर, सेवादारों को फ्रेंचाइजी पर आश्रम देता था बाबा। फ्रेंचाइजी पर कई आश्रम्स भी जिस तरीके से चल रहे हैं, उसी आधार पर हमारे सहयोगी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बाबा के ये आश्रम कहां कहां पर हैं और लोग जिस तरीके से इन आश्रम का रुख करते हैं वहां पर स्थिति क्या है। अब सेवादारों को फ्रेंचाइजी पर आश्रम देता था बाबा, ये एक और खुलासा भोले बाबा के बारे में। इसमें एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि पानी बांटने वाले बाबा का ये जो पूरी आश्रम लीला है, आश्रम की फ्रेंचाइजी तो बाबा बांटता ही था, सेवादारों पर उसका सबसे ज्यादा भरोसा भी था। साथ ही सेवादारों को ही जिस तरीके से आश्रम की फ्रेंचाइजी मिलती थी, बाबा के आश्रम में मोबाइल फोन पर भी पाबंदी थी और करीबी भी मोबाइल फोन यहां पर नहीं ले जा सकते थे। कई नेता हालांकि बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते थे। और कहां कहां पर हैं ये दरबार? आगरा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, ये वो इलाके हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव इनका माना जाता है। अब बाबा के रहन सहन के बारे में भी एक जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कई खुलासे इस आधार पर भी हो रहे हैं कि कैसे डिजाइनर सूट्स में, यानी डिजाइनर कपड़ों का शौकीन है ये भोले बाबा। हमेशा डिजाइनर कपड़े ही पहनता था। कोट पैंट में प्रवचन देती हुई तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं। हमेशा हालांकि ये सफेद कपड़ों में ही ज्यादातर नजर आए हैं। तो बाबा के पैरों की धूल जिस तरीके से मौत का शूल बनी है, सूट बूट और टाई वाले बाबा के बारे में कुछ और जानकारी आपके सामने, क्योंकि डिजाइनर कोट पहनने के ये शौकीन बताए जाते हैं। डिजाइनर आउटफिट्स, पैंट, कपड़ों के लिए पर्सनल डिजाइनर तक बकायदा इन्होंने हायर कर रखा था। और बाबा पर आरोप क्या क्या है? भोले बाबा के खिलाफ जिस तरीके से 5 केसेस को लेकर खुलासे हुए हैं, आपको यह भी बता दें कि हेड कांस्टेबल रहते हुए यौन शोषण का मामला इनके ऊपर दर्ज हुआ। जमीन कब्जाने के भी आरोप लग चुके हैं। कोरोना काल में तो 50,000 लोगों को जिस तरीके से जुटाया था, तब भी हालांकि कोई एक्शन नहीं हुआ था। अब बाबा एक, लेकिन कितने नाम इनके हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ परमात्मा उर्फ साकार विश्वहरि उर्फ नारायण साकार हरि, तो इन्हीं बाबा के बारे में जिस तरीके से अभी खुलासे हो रहे हैं, ये डिजाइनर बाबा, सूट बूट टाई वाले बाबा भी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है इनका चोला, ये है इनका पहनावा, और ये है वो बाबा जो आम जनता के बीच में जब जब आए हैं तो इसी तरीके से सूट बूट टाई लगाकर डिजाइनर कपड़े पहनकर ही लोगों के बीच में नजर आए हैं। और यही इनके बारे में जानकारी भी सामने आ रही है, ना सिर्फ कि कहां कहां पर ये फ्रेंचाइज के तौर पर अपने आश्रम, अपनी जगह सेवादारों के साथ ऑपरेट करते थे, बल्कि डिजाइनर भी इन्होंने हायर कर रखे थे। शिवांग माथुर हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और जिस तरीके से आमतौर पर आप बाबाओं को प्रवचन देते हुए देखते हैं तो एक इमेज सबके जहन में होती है कि बाबा किस तरीके का चोला ओढ़कर लोगों के बीच आते हैं, प्रवचन देते हैं। लेकिन ये बाबा जरा सूट बूट टाई वाले बाबा हैं, जिनके ऊपर इससे पहले भी कई केसेस दर्ज हो चुके हैं। यौन शोषण तक का मामला, जमीन कब्जाने तक का मामला इनके ऊपर रहा है। शिवांग मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि निर्दोष लोगों की मौत के जिम्मेदार बाबा के बारे में जिस तरीके से शिवांग अभी तक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अस्पताल से सुबह से आप रिपोर्ट करते आए हैं, सीएम योगी भी अस्पताल पहुंचे, क्या जानकारी अभी तक घायलों के बारे में, वहां स्थिति क्या है?
देखिए, अब क्योंकि दोपहर हो चली है और कल का ये मामला है, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, तो अस्पतालों की स्थिति थोड़ी सी अब संतुलन में है। जो मृतकों के शव थे, वो जो जानकारी हमारे पास आ रही है, वो लगभग अब परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। जो कुछ घायल थे, उनका इलाज अभी 2 से 3 दिन और चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है। इस वक्त सुरभि हम मौजूद हैं हाथरस के अंदर, जो पुलिस लाइन है यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मैं आपको बता दूँ, उसमें योगी आदित्यनाथ हैं, उसमें मुख्य सचिव हैं, उसमें IG हैं, DIG हैं, कमिश्नर हैं, और जो जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे विपिन थोड़ी देर पहले, जो ADG की अध्यक्षता में रिपोर्ट बनाई गई है, उसको भी कुछ देर में आना है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ हर एक बात का, मुख्यमंत्री हर एक चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं कि कहाँ कोई चूक रही है, कहाँ कोई कमी रही है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पे प्रेस वार्ता भी शुरू होने वाली है। सभी जो पत्रकार हैं, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं या जो बाहर से आए हुए हैं, वो लोग भी बहुत देर से योगी आदित्यनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बस कुछ ही देर में जब जो हाई लेवल मीटिंग है, जैसे ही वो मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद हम उनसे सवाल भी पूछेंगे। और जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबके मन में है, वो FIR का मसला है, जिसके बारे में हम कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। शिवांग सुबह से हॉस्पिटल से तो हमें रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये भी चुनौती बनी हुई थी कि कुछ मृतकों की अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, और शवों की शिनाख्त करते ही किस तरीके से उन्हें परिवार वालों को सौंपा गया। अब फिलहाल उस जगह पर मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। फिलहाल जारी हाई लेवल मीटिंग के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ साथ आला अधिकारियों के संपर्क में भी CM है। अब हादसे के बाद बाबा पर भड़के लोगों को लेकर भी आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि बाबा के पोस्टर पर पत्थरबाजी तक लोगों ने करनी शुरू कर दी। अब हादसे के बाद की स्थिति, किस तरीके से हालात यहां पर बने और लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों का गुस्सा जिस तरीके से सामने आ रहा है कि लोगों ने अब उनके पोस्टर तक पर पथराव करना शुरू कर दिया। बाबा के बारे में अब एक और बड़ा खुलासा, क्योंकि बाबा के इस आश्रम में काला जादू भी होता था। पूरी जानकारी उस आधार पर आपके सामने रखते हैं, जहां आश्रम में काला जादू को लेकर खबर यह आई कि बाबा के आश्रम में काला जादू करवाने के दावे किए गए, तांत्रिक क्रियाएं होने का भी दावा हुआ। खुद को नारायण का ये अवतार तो बताते ही थे। इसी बहाने सत्संग की जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की, आश्रम के द्वार पर जिस तरीके से मूर्तियां बनवाई गई, मूर्ति में गरुड़ पर सवार, हाथ में चक्र धारण। 1997 में यूपी पुलिस की हालांकि इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, और 1999 में आसपास के इलाकों में सत्संग से इन्होंने ये शुरुआत की। हालांकि धीरे धीरे सूरजपाल से ये भोले बाबा कैसे बन गए, वही खुलासे इस वक्त हम कर रहे हैं, क्योंकि 1999 में मारुति 800 ये चलाते थे, लेकिन आज सूट बूट और टाई वाले बाबा डिजाइनर भी रखते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने अपनी देखरेख के लिए ही पूरी एक ब्रिगेड बना रखी है, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। अब TV9 पर हाथरस हादसे से पहले की तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि भीड़ और बाबा के सेवादारों का ये वीडियो सामने आया है, जहां बाबा के सत्संग में वीडियो बनाने की मनाही है। लेकिन जैसे ही एक शख्स ये वीडियो बना रहा था, देखिएगा कैसे आखिर में, इन तस्वीरों के आखिर में डंडा लेते हुए, सर पे टोपी लगाया एक सेवादार वीडियो बनाने से रोकता हुआ इसमें आपको नजर आएगा। और ये देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि जैसे ही इस शख्स ने यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू किया, आखिर में, बिल्कुल इन्हीं तस्वीरों के आखिर में आप देखेंगे, सर पे टोपी लगाए, हाथ में डंडा लिए, खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए ये एक सेवादार आया। सत्संग में भीड़ का जिस तरीके से ये शख्स कोने में खड़े होकर तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रहा था, तो इसे उसी वक्त रोक दिया गया। और इसी तरीके से हर जगह जहां जहां बाबा जाता, उसका सुरक्षा घेरा नजर आता, और सुरक्षा घेरे में जिस तरीके से अलग अलग ब्रिगेड की तैनाती होती, वो यही तस्वीर है। जहां देखिए कि जिस तरीके से एक पूरा रूट बाबा के आने जाने का बना हुआ था, तो आपको इसी तरह टोपी में जितने भी सेवादार नजर आएंगे, नारायणी सेना, जितने भी ये टोपी में सेवादार नजर आएंगे, हर तरफ आपको दिखेंगे। और ये पूरा जो सुरक्षा चक्र इसने बना रखा था। पुनीत शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। और पुनीत, सुरक्षा चक्र के लिहाज से अगर बात करूं, तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये साफ हो गया कि धक्का मुक्की की शुरुआत आखिर हुई कहां से और किसने की।
बिल्कुल, देखिए धक्का मुक्की की शुरुआत इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि जो इनके साथ सुरक्षा कर्मी थे काले कपड़े पहन के, उन लोगों ने बाबा के पास लोगों को जाने से रोका और धक्का दिया था, जिसके बाद ये भगदड़ मची थी और 121 लोगों की मौत हो गई। 3 लेयर की सुरक्षा होती थी, 3 तरीके के जो सुरक्षा कर्मी थे वो इनकी ब्रिगेड में थे। एक काले कपड़े वाले होते थे जो बाबा के साथ रहते थे और जिनकी जिम्मेदारी बाहर के लोगों की सुरक्षा के लिए थी, गेट की तरफ अगर कह सकते हैं। दूसरे लेयर में जो लोग थे वो सफेद कपड़े पहनते थे और वो लोग पंडाल के अंदर जो भक्त आते थे उनकी सुरक्षा और उनको बैठाने की जिम्मेदारी होती थी। और तीसरे लेयर की अगर आप कह सकते हैं सुरक्षा, तो उसमें महिलाएं शामिल थी जिनको पिंक कलर की ड्रेस दी गई थी और महिला भी बाबा की सुरक्षा में बाकायदा तैनात होती थी। यह भी बताया जा रहा है कि इन सुरक्षा कर्मियों की संख्या लगभग 10,000 थी और बाबा इनमें से किसी को पैसा नहीं देता था। लोग अपने सेवा भाव से आकर के सेवा करते थे और इनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेकिन ये जो आप कह सकते हैं पिंक ब्रिगेड बनाई गई थी वो बाबा की सुरक्षा में लगातार रहती थी और यही वजह है कि अब ये जो रिपोर्ट दी गई है जिसमें साफ हो रहा है कि जो बाबा के सुरक्षा कर्मी थे, जो अनुयायी थे, जब इन्होंने धक्का दिया तो उसके बाद ही भगदड़ वहां पर मची थी। और आपको बता दूं बाबा कहां है, यह अभी तक का सबसे बड़ा सवाल हो रखा है। और इस वक्त हम मैनपुरी के बिछुआ गांव में बाबा के आश्रम के ठीक सामने, पुलिसकर्मी बाबा के पूरे आश्रम को चारों तरफ से घेर रखा है। अभी यह साफ नहीं है कि बाबा आश्रम के अंदर ही है या वो कहीं और हैं, लेकिन कल जो भक्त थे उनके अंदर आश्रम में उन्होंने ये दावा किया था कि बाबा 3 बजे के आसपास यहां पर आए थे और उसके बाद उनको निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। हालांकि जो इलाके के सीओ हैं उन्होंने ये कहा था कि जहां तक पुलिस अंदर गई है वहां तक उनको बाबा नजर नहीं आए हैं। यानी कि साफ है बाबा आश्रम के अंदर मौजूद है या नहीं यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो हालांकि इस बारे में जिस तरीके से लगातार अधिकारियों से हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा भी बात कर रहे हैं, पुनीत आपको बता दूं ये माना ही जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा हैं। हालांकि सिक्योरिटी उनके पास भी है उस लिहाज से और यहीं से मैं आगे भी और तस्वीरें देखूंगी, लेकिन उससे पहले सुना होगा कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ को एक एक जानकारी दी गई है, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है? मित्रों, कल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के
जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहाँ के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें
इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और मैंने यहाँ पर भी, हाथरस में भी और सिकंदराव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहाँ काफ़ी बारिश थी, और वहाँ जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे, वो भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके, इसको देखने के लिए वहाँ पर मैं स्वयं गया था। और हमारे 3 मंत्री यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहाँ पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर, पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। महाराज जी, बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबा को नामजद नहीं किया गया है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहाँ मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसके तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। दूसरी चीज आपने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि क्या भविष्य में ऐसी चीजें ना हो? देखिए, प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो। सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं, वहां पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है, तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है
और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहाँ से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहाँ पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसके पहले चले। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई है। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए कि FIR एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले FIR उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरी हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और बयान में किस तरीके से 5 बार उन्होंने साजिश की बात कही और कहा कि साजिश करने वाले वहां से भाग जाते हैं। सीएम योगी ने कहा साजिश करने वाले भाग जाते हैं, हादसा था तो सेवादार रुके क्यों नहीं। अब पूरे मामले की जांच के साथ साथ जिस तरीके से अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बारे में एक जानकारी दी गई है, जिस तरीके से अस्पताल में जाकर उन्होंने घायलों के साथ मुलाकात की है, इसी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, ये बताते हुए कि 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 31 घायलों का उपचार चल रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। चश्मदीदों से उन्होंने खुद बात की है और जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच हो रही है इस बारे में भी बताया।